नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। DN100 की टीम आज पहुंची है हर्षपति जी के निवास पर किसी मुद्दों को लेकर परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम हर्षपति, मैं सर्वे ऑफ इंडिया से एज ए क्लास 1 रिटायर हुआ हूं। सर्विस के दौरान एक कर्मचारियों का संगठन था, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो संगठन जिसको बामसेफ बोलते हैं, उसमें काम किया। उस संगठन के जो हमें पढ़ाया, कैडर दिया, उसके हिसाब से हमको समाज में जागृति और समाज को अवेयर करने के लिए लगाया गया था। हमें वो विचारधारा ठीक लगी, भाईचारा निर्माण करने वाली विचारधारा, तो हम उसमें काम करते रहे। रिटायरमेंट के बाद भी हम उसमें काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद जो है हमको संगठन की जिम्मेदारी देगी भारत मुक्ति मोर्चा। ये आंदोलन करने वाला संगठन है और उसमें हम आंदोलन करते हैं जहां भी कोई समस्या होती है भारत में। हल्द्वानी का मामला था जिसमें एक केस था रेलवे जमीन को लेकर, वहां पर भी आप लोग गए थे? जी हाँ, हमको जब सूचना मिली कि वहां इस तरह की घटना हो गई है कोर्ट के आदेश से, और प्रशासन जो है वो जो है आमादा है उस पर वो करने के लिए, कोई अपील दलील मानवीय पहलू कुछ नहीं देखा जा रहा, तो हम फिर वहां गए। हमने उनको ज्ञापन सौंपा, संगठन ने हमें आदेश दिया, तो हम लोग करीबन 20-21 लोग हो गए थे वहां से। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, रुड़की और उधम सिंह नगर, नैनीताल के मिला के 20-21 लोग वहां हो गए। तो हम वहां जाके घरों में लोगों से मिले, उनसे मालूमात की और उनको थोड़ा हौसला अफजाई किया कि भाई हम आपके समर्थन में है। जब तक ये कानून के हिसाब से होगा, जब तक आपको या तो आपको बसाहत हो, दोबारा से कहीं बसाया जाए, मुआवजा दिया जाए, तब तक यह इस तरह से जबरदस्ती नहीं करना होगा। हम आप लोगों के समर्थन में आए। उसी के हिसाब से हमने ज्ञापन भी सौंपा। उस ज्ञापन में सारी बातें हैं। उसमें हमने यही कहा कि जब तक इनको ठीक तरीके से मुआवजा या जगह जहां बसाहत है, बसाहत नहीं तो तब तक इनको ना उजाड़ा जाए, ना छेड़ा जाए। तो कुदरती उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से भी थोड़ी राहत मिल गई। वो राहत मिलने बाद 7 फरवरी की डेट है उसमें, तो लोग खुश हो रहे थे वहां पे। अपने खुश होने की जरूरत नहीं है, ये आंदोलन लगातार जारी होना चाहिए। ये तो इस तरह से हुआ कि दाल में से अभी उबाल आ रहा था, वो उन्होंने उबाल थोड़ा छींटे मार के ठंडा कर दिया, लेकिन अगर आप उसको ठीक नहीं रखेंगे तो दोबारा आएगा ये उबाल। तो इस तरीके से ये मामला है। अगर इस रेलवे की जमीन बहुत सारी है जबकि बसावट बहुत सारी है, अगर इस तरह से ये रेलवे अपना काम करेगा तो शहर में भी जमीनें निकलेंगी, तो क्या उन बस्तियों को भी इसी तरह से खाली कराया जाएगा? नहीं करा सकता इस तरह से। अगर कोई कानून इस तरह का है तो कानून ठीक करिए, आप अध्यादेश लाइए, कानून ठीक करिए, और अगर ऐसा ही है तो उनको बसाइए कहीं पर भी। यही कह रहे हैं हम लोग, उनको बताइए। जिस तरीके से टिहरी विस्थापित की जगह मिली थी, क्या सरकार इनको भी इस तरह से जगह देगी? बिल्कुल देना चाहिए, जैसे टिहरी विस्थापितों को किया था। भाई सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ ले सकती है जमीन, तो उन्होंने गांव के गांव दिए, तो वो भी चला। उन्होंने भी आंदोलन, लड़ाई लड़ी, उन्होंने आज तक लड़ते हो टिहरी वाले। जब सरकार को पता था कि जगह रेलवे की है, तो उस पे जो तुम्हारा हाउस टैक्स या बिजली के बिल वगैरह, तो ये क्यों वसूले जा रहे थे? हाँ, तो ये सारा ये तो भ्रष्टाचार है, यही तो भ्रष्टाचार है। उनके राशन कार्ड बने हुए हैं, वो बिजली के बिल भर रहे हैं वहां से, पानी, बिजली, वोटर, सभी। स्कूल खुले हुए हैं, सरकारी स्कूल खुले हुए, वहां देखो बस्ती पूरा। हम जब वहां गए तो सारे लोग कई दिनों से सब अपने अपने घरों से निकल कर सड़कों पर बैठे हुए थे। हजूम पूरा का पूरा, तो इतना बड़ा हजूम था, और उस पर जो दबाव बना सरकार के ऊपर, पूरे दुनिया की प्रॉब्लम हो गई, भाई ऐसा हो रहा है, तो फिर वो करके थोड़ा राहत मिली है, लेकिन वो दबाव कंटिन्यूस बनाए रखना होगा। और हम वहां गए, हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं जनाब चांद मोहम्मद जी, उनके नेतृत्व में हम गए। मैं गया था भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के और बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के उससे, और हमारे जितने भी अनुवांशिक संगठन है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लड़के हमारे साथ में थे।
बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपका एक नारा है जिसकी हिस्सेदारी, तो उसमें आपकी हिस्सेदारी या और समाज मतलब जैसे कि एक चारों धर्म है, उसमें किस तरह से है ये मामला कि नौकरी अगर दी जाती है तो किन को कितनी दी जाती है और आपकी कितनी है? सर, नौकरी का जहां तक सवाल है, भारत लोकतांत्रिक कंट्री है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव व्यवस्था, कि जो शासन प्रशासन है उसमें सबकी उचित भागीदारी हो, तभी तो वो लोकतंत्र है। अगर उसमें उचित भागीदारी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। फिर वो भारत में लोकतंत्र नहीं है, ये ब्राह्मण तंत्र इकट्ठा हो गया, खड़ा हो गया ब्राह्मण तंत्र। कैसे? SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मिलके होते हैं 85%, और 85% लोगों का जो शासन प्रशासन में हिस्सेदारी है वो तकरीबन 20% भी नहीं है 85% वालों। और जो 3.5% या 15% के जो लोग हैं उनके पास 80% तक नौकरियां, हर एक संसाधन, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 97% जज अकेले सवर्ण हिंदुओं के। क्यों है? क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम लागू है। वो कोलिजियम सिस्टम से वो जज अपने मर्जी से बना देते हैं। अब तो अपनी मर्जी से लेटरल एंट्री से वो IAS भी बना रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, इस सिस्टम को लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग हो, जितनी जिसकी संख्या है उसी के अकॉर्डिंग उसको हिस्सेदारी मिले। कहाँ हिस्सेदारी? शासन प्रशासन, नौकरी चाकरी, एजुकेशन, हर जगह पे उसको हिस्सेदारी मिले। आपको मालूम हो अमेरिका के अंदर डाइवर्सिटी का नियम लागू है, तो उन्होंने देखा वहां 27% काले हैं, तो उन्होंने देखा 27% काले हर जगह दिखने चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज में, आपके ठेकेदारी में, आपके दुकानदारी में, वो सारे उन्होंने डाइवर्सिटी लगा करके हर जगह कालों को 27% हिस्सेदारी दे रखी है। अभी आप देखेंगे कोई सीरियल भी बन रहा हो तो एक ना एक ब्लैक दिखेगा आपको, तो कोई यूनिवर्सिटी है उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रोफेसर ब्लैक्स होंगे। अब देखिए वो जो डाइवर्सिटी से उन्होंने लोगों को हिस्सेदारी दी। अब देखिए अमेरिका कहाँ पहुंचा हुआ। हमारे यहाँ क्या है, एक ही बिरादरी के जो लोग हैं, खाली ब्राह्मण बिरादरी के जो लोग हैं, 78% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों। अब देश का क्या हो गया? सारा देश बेच दिया, सारे सरकारी संस्थान बेच दिए। संविधान में तो नहीं लिखा हुआ ऐसा कि जब इस बात का डिसीजन हो रहा था, उन्होंने भाई आप जो है कह रहे हो, भारत का जो प्रेम्बल है कि हम इस देश में, हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण करेंगे, ऐसा प्रेम्बल। क्या ऐसा हुआ? तो क्यों नहीं हुआ? उसका कारण यही है। एक डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी का एक मामला था, अभी अखबारों में छपा था। एक लड़के को मंदिर में जाने से रोका गया, उसके साथ मारपीट हुई। तो उसमें आप किस तरह से देखते हैं कि क्या उसमें गलती उस आदमी की है जिसके साथ में मारपीट हुई है, या जिन्होंने मारा है उनकी गलती है इसमें? जिसको मारे पड़े वो मूर्ख आदमी है। हम लोग तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर हैं, और उन्होंने हमें पहले ही आदेश दे दिया 1956 में कि तब से जो है हमें यहाँ जाना ही नहीं है। हम तो 22 प्रतिज्ञाओं से इनको देवी देवता मानते ही नहीं। जब हम देवी देवता मानते ही नहीं तो गया ही क्यों था वहां? जब आप किसी घर में जबरदस्ती घुसोगे तो वो ऐसे ही करेगा। फिर वो उनको हम क्या कहें? वो मूर्ख आदमी है, उसको बोला जा रहा है कि मत जा तो चला जाता हो, भुगते हो। लेकिन ये व्यवस्था के और मानवता के खिलाफ है, इतना हम जरूर कहेंगे, और उस पर एक्शन होना चाहिए। और हम उसका प्रोटेस्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और विरोध करने के बाद उसके साथ में हमारे वहां लोग बैठे हुए, धरने प्रदर्शन में बैठे हुए, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग बैठे हुए। विरोध किस चीज का लेकर करते हैं? विरोध इसलिए है कि भाई तुमने ऐसा जो अमानवीय काम किया ही क्यों, इसका विरोध करते हैं। आपने अभी कहा कि उसको जाना नहीं चाहिए था, फिर आप उधर विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, तो जाना नहीं चाहिए था, लेकिन अमानवीयता तो हो गई है वहां पे। तो अमानवीयता आगे ना हो, हमारा तो कहना, हमारा तो साफ कहना उसे जाना नहीं चाहिए था वहां।